हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कंट्रोलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोलिंग के डेफिनेशंस देखे थे। ठीक है, और स्टेप्स देखे थे। कंट्रोलिंग करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये हम एक प्रीवियस वीडियो में ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कंट्रोलिंग और उसके टेक्निक्स क्या क्या हैं। कंट्रोलिंग करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस कंट्रोल रेगुलेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, कंट्रोल क्या होता है, एक फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन होता है एंड मैनेजरियल कंट्रोल में क्या होता है, इट इज़ रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज विच इज़ all the activities which performed in the organization। कंट्रोल क्या करता है, इट इज़ रेगुलेट द all the activities। ठीक है, it compares the actual performance and expected organizational standard and goals। कंट्रोलिंग क्या करता है, it is comparing the actual performance with standard। एक्चुअल को क्या करता है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है। ठीक है, इसको हमने कहा कि इट इज़ अ फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन। इट इज़ फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन एंड इट regulates all activities ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट goals for deviation in performance between the actual and expected performance, it ensure that necessary corrective action is taken। अगर स्टैंडर्ड में एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी एक्चुअल में हमें अचीव हुआ है उसमें कोई डेविएशन, कोई डिफरेंसेस आता है तो ये कंट्रोलिंग ही हमें इंश्योर करता है। इट इज़ ensuring us that there is some corrective actions is taken। ठीक है, कोई करेक्टिव एक्शन हमें लेना है, ये हमें इंश्योर करता है। ठीक है, कि अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंसेस आता है तो कंट्रोलिंग हमें इंश्योर करता है देयर इज नीड टू टेक अ सम करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल विच कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरी। ठीक है, क्या होते हैं, देयर आर मेनी टेक्निक्स but we are only categorized in two part। ठीक है, control techniques can be classified into two broad category। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंट्रोल टेक्निक्स क्या होते हैं, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, यानी ये दो तरह के हम कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। वो टू टाइप से कौन से कंट्रोल टेक्निक है, ठीक है, कंट्रोल टेक्निक्स which two types are used, first is traditional techniques and second is
मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, पहली टेक्निक्स क्या होती है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, सेकेंड वी आर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है दिस इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। थर्ड इज ब्रेक इवन एनालिसिस एंड फोर्थ इज बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स किसको कहते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स किसको कहते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल आते हैं। एंड नाउ वी विल सी what will be come under the modern techniques. In modern techniques, first is return on investment. ठीक है, मीन्स ROI, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑडिट। मॉडर्न टेक्निक्स में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑडिट, एंड लास्ट इज PERT एंड CPM. CPM means critical path method, program evaluation review technique. PERT means program evaluation and review technique. ठीक है, तो ये चीज़ें मॉडर्न टेक्निक्स में यूज होती हैं। अब हम यहाँ ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्निक मीन्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर दोज विच आर मीन्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ओल्ड टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पे होती हैं। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो पहले ट्रेडिशनली यानी पुराने समय में ओल्ड टेक्निक्स उसको बोलते हैं, उसमें यूज होते थे। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस। तब उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट ऐसा रहता नहीं था, पहले ट्रेडिशनल मेथड ही ज़्यादातर यूज होता था। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स आज मॉडर्न टेक्निक्स में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग मीन्स मेजर्स, हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं। जहाँ हमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ हमें रेशियो एनालिसिस देखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखना होता है, वहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या है, ये ओल्ड टेक्निक्स है जो बहुत पहले से यूज़ होता चला आ रहा है। हर सारी कंपनी सभी पहले इसी टेक्निक्स का यूज़ करते थे। और मॉडर्न टेक्निक्स क्या हो गए, आपकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या है, दो विचार रिसेंट ओरिजिन है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स आर द रिसेंट ओरिजिन एंड आर कंपैरेटिव न्यू इन मैनेजमेंट लिटरेचर। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स न्यू डेवलप्ड हुई हैं, न्यू मैनेजमेंट डेवलपमेंट को एरा को देख के हुई हैं। ठीक है, दिस टेक्निक्स प्रोवाइड अ रिफ्रेशिंगली न्यू थिंकिंग ऑन द वे इन विच वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंट्रोल। ठीक है, ये न्यू चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, न्यू थिंकिंग, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, वैसे वैसे नीड वांट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में कई बदलाव आए, कई चेंजेस होते गए। तो उस अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस क्या हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स भी कंट्रोल में यूज होने लगा। तो उसमें क्या थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, PERT एंड CPM। एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स में एक बार और हम लोग देख लेते हैं। दिस इज एन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल।
ठीक है। अब हम आज पहले देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स आज हम देखेंगे। इसमें पहले में हम देखेंगे easy to identify that we are। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हम पहले देख रहे हैं। इसमें हम पहला देखेंगे पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एज नेम से ही हमें पता चल रहा है कि व्हाट विल बी अंडर दिस हेडिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या था? दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल। पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ दोज टेक्निक्स। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? दिस इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ दोज टेक्निक्स विच इनेबल द मैनेजर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जैसा नाम से है, पर्सन मतलब इम्प्लॉय का खुद से ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको दे आर पर्सनली ऑब्जर्व देयर वे ऑफ वर्क, टेक्निक्स व्हाट दे आर यूजिंग इन ड्यूरिंग देयर वर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये खुद ही से ऑब्जर्व करते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ इनको कहीं किसी दूसरे से नहीं पता चल रही है। ये क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, खुद से ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, जो भी इनका वर्क है, जो भी वहाँ वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल के द्वारा, इनके एम्प्लॉयों के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में खुद से जाके पर्सनली ऑब्ज़र्व करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, और कैसे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनका टेक्निक्स क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, उनका वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, किस इन्वायरमेंट में वो कैसा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है या नेगेटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो पर्सनली उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो क्रिएट एन फेनोमिनन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय। ठीक है, ये चीज़, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या करता है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल क्या करता है, ये चीज़ साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, किसके माइंड में, एम्प्लॉय के माइंड में। अगर किसी के काम को, किसी के वर्क को पर्सनली ऑब्जर्व किया जाता है और उस डिपार्टमेंट में जाके देखा जाता है वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर साइकोलॉजिकली प्रेशर उनके ऊपर होता है। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से उनके वर्क में, उनके काम में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो उनका काम जैसे वो कर रहे हैं वो अच्छा ना हो, या कोई नया टेक्निक, वो अच्छा टेक्निक ना यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उनके वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं अच्छा हो। ये सारी चीज़ों की वजह से उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके माइंड में बना रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि इट ऑल्सो क्रिएट एन फेनोमिनन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय to perform in such a manner so as to achieve well their objective as they are aware that they are being observed personally on their job। ठीक है, वो अपने उनके काम में ये चीज़ असर पड़ता है। ठीक है, न जाने वो किस मैनर से, किस तरीके से काम कर रहे हैं जिसको पर्सनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके माइंड में, उनके जॉब में जो भी बैलेंस है उसको करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं हाउ एवर इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज एंड कैन नॉट करेक्टिवली बी यूज टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हम हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अगर हम कह सकते हैं इट कांट बी यूज्ड in all kind of
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग, ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पर्सनली आप सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें पर्सनली जा रहे हो, उनके वर्क को, उनकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, ठीक है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग में क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, कैसे क्या मेथड्स यूज़ करना है, कहाँ कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन हर जगह कामगार नहीं होता है, हर जगह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ वेरी यूज़फुल इन द सेंस दैट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होता है। इसके एक ड्रॉबैक्स और हैं, ये भी हैं कि हम अगर पता नहीं, हम चीज़ों को अपने तरीके से, अपने वे ऑफ मेथड से, जो भी पर्सन है पॉइंट है फॉर ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ों को अपने तरीके से, अपने साइकोलॉजिकली माइंड से अपने तरीके से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। बट पर्सन क्या होते हैं, वो डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से दे आर डूइंग फ्रॉम देयर माइंड फॉर देयर स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं कि पता नहीं जिसने भी ऑब्ज़र्व किया है सबके काम को, सभी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, ठीक है, पता नहीं उसने अपने तरीके से लिया है या सही कोई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है जो चीज़ें एक लोग के लिए सही हो वो दूसरे के लिए भी सही हो, ठीक है। तो कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बट समटाइम्स इफ़ दे आर नेसेसरी देन इन कंट्रोलिंग दे आर यूजिंग सम ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑल्सो है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी उसमें एक है जो कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेकेंड पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट क्या होता है? स्टैटिस्टिकल कैन बी डिफाइंड एज एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट एंड डाटा विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट क्या होता है? ये जो ओवरऑल एनालिसिस होती है, ठीक है, दिस रिपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस रिपोर्ट में इसमें क्या चीज़ हम देखते हैं? एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है, दीज थिंग्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में, ठीक है। प्रेजेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एरियाज़। ये क्या करते हैं? डिफरेंट एरियाज़ में क्या क्या उनका परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, उसको ये क्या करते हैं, उनका या तो एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज से देखते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल परफॉर्मेंस का क्या परसेंटेज है। दे आर यूजिंग रेशियो एनालिसिस, रेशियो में निकालते हैं। रेशियो में ये लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो है, ठीक है, किस रेशियो से ये हो रहा है। परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस या प्रेजेंट एंड करेंट सिचुएशन का क्या परसेंटेज है। कोरिलेशन निकालते हैं, एक्स एंड वाई फैक्टर्स हैं, उनके बीच क्या कोरिलेशंस हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक चार्ट, ग्राफ, ये क्या करते हैं? इन सब मेथड्स का यूज़ करके, ठीक है, ये क्या यूज़ करते हैं? दे आर यूजिंग मेकिंग अ ग्राफ, चार्ट, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरह से ईयर वाइज, बेस ईयर या किसी चीज़ को मान के ईयरली बेसिस पे ये ग्राफिकल या चार्ट मेथड यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि कब उन्हें प्रॉफिट हुआ है, कब लॉस हुआ है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा है, ठीक है। चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी बना के देखते हैं वो, ठीक है। इस तरह से भी प्रेजेंटेशन करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट का, लॉस का, करंट पोजीशन का क्या वो है, ठीक है, इसको एक टेबल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट अगर आपने तैयार कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड कोरिलेशन, एंड देन यू आर मेकिंग सम ग्राफ, चार्ट, ठीक है, एंड टेबल्स,
देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड टू सी दिस चार्ट, ठीक है। ये चार्ट्स और ये ग्राफिक टेबल्स को देखते ही पता चल जाता है कि क्या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हो रही हैं, रिपोर्ट्स में क्या हैं, ठीक है। वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस, व्हाट इज़ द आवर 5 years प्रेजेंटेशन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारा 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किस ईयर में प्रॉफिट हुआ था, किस ईयर में लॉस हुआ था, कब वी आर सडनली ग्रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इससे आसानी से पता चल जाते हैं, ठीक है। इन एंड दिस थिंग्स मीन्स we can say that this chart, graph, tables, etc. enable the managers to read them more easily and allow a comparison to be made with performance in previous period and also with the benchmark, ठीक है। Now third is break even analysis. What is break even analysis? This is a very important thing. Break-even analysis is a technique used by managers to study the relationship between cost, volume and profit. It helps to study the relationship between cost, volume, प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉस्ट क्या है, ठीक है, वॉल्यूम्स कितने हैं, कितने प्रोड्यूस हुए, कितने करने हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं, इन सब के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द ओवरऑल पिक्चर्स ऑफ प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड डिफरेंट लेवल एंड एक्टिविटीज़ वाइट एनालाइजिंग द ओवरऑल सिचुएशन। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स पता करते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉस्ट और बेनिफिट्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ठीक है। नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ठीक है। ये वो पॉइंट होती है, एक ग्राफ से हम इसको समझेंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स लगे होते हैं, जैसे हमारा कैपिटल लगा होगा, ठीक है, हमारी जो भी स्पेस है, जो भी फैक्ट्री या कंपनी है उसकी जो जगह है वो हमने हायर किया होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमारा लगा होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारी हो गई ई वाली पॉइंट, ठीक है। तो हम ये जो फिक्स्ड एसेट का पॉइंट है ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।